नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्वानों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। उसी प्रकार से आज की एक बहुत प्यारी रचना है, उसका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसको लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब इस टाइटल को आप और हम पढ़ते हैं तो आपको और हमें पहली नज़र में तो ये आता हुआ दिखाई देता है कि ये जो शब्द यहाँ पर आत्मकथा लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ पर टिक करने को आ जाए कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की रचना है, जब अगर कह दे आपसे कि ये नंबर ए उपन्यास है, नंबर बी आत्मकथा है, नंबर सी कहानी है और नंबर डी रिपोर्टाज है, तब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है वो आप इस प्रकार से इसको लगाने का प्रयास न करें कि इसमें नाम यहाँ पर आ गया है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा नहीं है, ये यहाँ पर उपन्यास है। क्योंकि जब अगर आत्मकथा यहाँ पर लिखी जाती है तो इसमें पर निर्भरता नहीं होती। जब हम यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा जिसे एक उपन्यास के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शानदार तरीके से ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों की सहायता से इस उपन्यास को बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और जिसमें यहाँ पर इस पिक्चर को देखने से इस बात का इमेज हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डेवलप होता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा में, जो सन 1946 में 1946 में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास स्वतंत्रता के पहले का समय है, तो आंसर आता है यस। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अपने आप में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला आदि कई भाषाओं के, संस्कृत आदि कई भाषाओं के बड़े विद्वान थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा को एक उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया। और यहाँ पर हर्षकालीन समय, बेसिकली एक पॉइंट अपने को ये देखना है यहाँ पर कि जैसे मान लो अगर ये राजा हर्ष का दरबार बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हर्षकालीन समय में संस्कृति कैसी थी, कला कैसी थी, राजनीतिक अस्थिरता कैसी थी, आदि बातों का इसमें यहाँ पर बड़ा शानदार तरीके से विभिन्न प्रकार के पात्रों को लेकर के डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने किया है इसमें। और जब इसको पढ़ते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है, जैसे रहता है ना कि कई बार हम कुछ रचनाओं को पढ़ते हैं तो ये फीलिंग होने लग जाती है कि हम भी जो है वहाँ पर उसी युग में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने भी आपको इसी प्रकार से इस रचना को आप तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब जब अगर यहाँ पर आप पात्रों की जब बात करोगे, देखिए जो हमारी एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से तो हो सके कि आपका पात्र में ही क्वेश्चन खत्म ये फिनिश होता हुआ दिखाई दे, तब वहाँ पर एक पात्र आप बाण भट्ट की बात करोगे, एक नाम जो है उसमें वहाँ पर निपुणिका आएगा, एक वहाँ पर भट्टिनी आएगा, एक हर्षवर्धन शब्द है उसमें, है ना। अब ऐसे कम से कम मान कर चलो कि 15-18 जो भी पात्र हैं। सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या ये है कि ये एक लाइन में हमको याद हो जाए। इस एक लाइन में हमको याद करने के लिए चाहे वो मुख्य पात्र हो, प्रधान पात्र हो या गौण पात्र हो, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है जिसकी सहायता से कहीं ना कहीं हम पात्रों को तो एक लाइन में या कम से कम 1.5 लाइन में इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले ये है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो एक उपन्यास है, जो एक नॉवेल है, इस नावल को रचने वाले, लिखने वाले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। इस हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कहीं ना कहीं आपको पाठ से पहले जानना होता है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो इनका जन्म है 1907 में। बेसिकली हम बहुत, जैसे कई बार हमारा लॉजिक रहता है कि हाँ आप जन्म याद रखिए, जन्म वर्ष याद रखिए, लेकिन तारीख पर न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्रेशर यूं भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब कहाँ पर होता है तो आंसर है बलिया में। अब अगर हो सके तो या तो एक प्रश्न ये आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ, पर्टिकुलर बलिया के भी कहाँ, तो या तो उसे कहें आरत दुबे का छपरा, या फिर हम इसे कहें कि ओझवालिया गांव। या तो वहाँ पर उसका नाम रहेगा आरत दुबे का छपरा या फिर नाम है आपके पास ओझवलिया गांव। और बेसिकली ये आपके पास बलिया जो है कहाँ आता है, तो आंसर इसमें उत्तर प्रदेश में आता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, निधन की बात करते हैं तो 1979 में इनका निधन होता है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ इनके पिता का नाम क्या है? जनरल साइंस में अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था।
बचपन का नाम क्या है? जैसे अपने को यहाँ पर आरत दुबे का छपरा औज बलिया और उसके साथ में बलिया और 1907 याद रखना है, वैसे यहाँ से अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हैं, इनका बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम जाएगा वो है इसमें वैद्यनाथ द्विवेदी। इसमें यहाँ पर अगर अपन देखें तो बचपन का नाम इनका क्या है? तो बचपन का नाम है वैद्यनाथ द्विवेदी। बचपन का नाम क्या है? इसमें वैद्यनाथ द्विवेदी आता हुआ दिखाता ही अपने को इसमें अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर आगे चलें, इसमें वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत बांग्ला, इसमें यहाँ पर संस्कृत के तो ये कहा जाता है कि चूंकि घर में ही इनको ऐसा माहौल मिला था और प्रकांड पंडितपना का माहौल मिला था, तो संस्कृत इनकी जबरदस्त तरीके से थी। तो वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। फिर आगे जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखनी है इसमें। फिर इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 1957 में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सन 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। बेसिकली ये था कि ऐसा माना जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो इनके आपस में यहाँ पर काम करने वाले लोग होंगे, किसी प्रकार की शिकायतबाजी हुई और वहाँ से जो है इनको रवाना कर दिया गया था। फिर यहाँ पर चले जाते हैं पंजाब विश्वविद्यालय में, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय से फिर वापस जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय आते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ये समय है इनका 1960 का। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो टैगोर पुरस्कार 1966 में, ये याद रखना है, जिसका नाम है यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी किस रचना के लिए? तो उत्तर है अपने पास आलोक पर्व। फिर अगला प्रश्न यहाँ से अगर इन्होंने थोड़ा सा कठिन लेने का प्रयास किया तो हो सकता है ये आ जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को किस रचना के लिए मिला? आलोक पर्व के लिए, जो एक प्रकार का निबंध संग्रह है। और एक कौन से वर्ष में मिलता है? तो आंसर जाएगा 1973 में। स्पेशल फोकस ऑन में रहेगा और फोकस ऑन में आप इस टाइटल को यहाँ पर याद करने का इसमें प्रयास करें, है ना। फिर चलते हैं यहाँ से, उन्होंने हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण, बेसिकली ये है कि ठीक है इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इसके साथ में हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से 4 खंडों में विशाल व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन चूंकि इसमें ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है कि ये इनकी पांडुलिपि में ही थी और पांडुलिपियाँ कहीं ना कहीं घूमती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को देखते हैं तो उसमें वहाँ पर अपना ये काम, इसमें यहाँ पर फैक्ट अपने को काम आता हुआ दिखाई दे सकता है। भाषा की जब बात करें, इसमें परिमार्जित खड़ी बोली, सीखा, बिल्कुल सीखा कल से जो है ये इसका समय निर्धारित है, संडे कल है, कल से आपको जो है मिलना चालू हो जाएगी, जो टेस्ट सीरीज की जो बात है। भाषा इनकी क्या है? तो भाषा है परिमार्जित खड़ी बोली के रूप में कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इनको पहचानते हैं। फिर आगे 1952-53 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष थे। ये पॉइंट थोड़ा सा याद कर लेना, काशी हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष थे 52-53 में। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग, क्योंकि जब अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो सामान्यतः लगभग आप सबको याद है इसमें कि 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अब ये जो प्रथम राजभाषा आयोग की जब गठन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें वहाँ पर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता है, बीजी खेर, जिसके फुल फॉर्म के रूप में आप देखोगे तो बाल गंगाधर खेर का नाम वहाँ आता हुआ दिखाता है। उस समय वहाँ पर जब प्रथम राजभाषा आयोग जब गठित किया गया था, और वैसे के लिए ये भारत के संविधान के आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा आयोग के गठन करने की बारी आती है, और किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इस गठन किया गया था प्रथम राजभाषा आयोग का, तो उस समय इनको भी, इट मीन्स यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को भी उसका एक नॉमिनी सदस्य बनाया था। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं याद रखने का प्रयास करना। फिर आगे इसमें आगे की तरफ अगर चलते हैं तो महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए कंटेंट तो फिर यही है कि जब आप इसमें जाओगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फोकस ऑन में यहाँ पर एक अपने पास अशोक के फूल, इसको आप याद रखें, है ना। और एक अपन इसको तो याद रख ही रहे हैं आलोक पर्व को, क्योंकि बेसिकली आलोक पर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर के आती है ये रचना, है ना। तो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता कुड्स,
आलोक पर्व ये निबंध संकलन है, जिसमें से यहाँ पर अपना दायित्व तो बनता है कि ये 2 पॉइंट अभी याद रह जाए, क्योंकि फिर वैसे भी आपके पास जब दूसरी टाइटलों की बात करते हो तो बहुत सारी रचनाएं हैं। चारुचंद्र लेख, इसके बाद में जो अपने को यहाँ पर याद रखना है बाण भट्ट की आत्मकथा। और ये क्या है आपके पास, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास है। फिर यहाँ पर पुनर्नवा, और उसके बाद यदि बाई चांस कभी कभी रहता है तो अनाम दास का पोथा, ये वाला भी जो है फैक्ट। सूर साहित्य, ये सूर साहित्य बेसिकली एक प्रकार का आलोचनात्मक ग्रंथ है। सूर साहित्य एक प्रकार का आलोचनात्मक ग्रंथ है। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, और कालिदास की लालित्य योजना। अब यहाँ पर इन सभी रचनाओं की अगर बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में के 11 खंड में कहीं न कहीं संकलित हैं। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, और इस ग्रंथावली में यहाँ पर 11 खंड हैं और 11 खंड में संकलित हैं, है ना। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास इसमें आता है बाण भट्ट की आत्मकथा। चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। अब क्योंकि देखिए, चूंकि ये उपन्यास है, कोई छोटा मोटा उपन्यास नहीं है। बेसिकली तो एग्जामिनर को यदि परेशान करना रहा तो कोटेशन पर ही परेशान कर देगा, कोटेशन पर ही परेशान कर देगा, या फिर अपने पास यहाँ पर पात्र और आदि प्रकार की इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं है इसमें, है ना। तो कुछ इसमें यहाँ पर कोटेशन, कुछ इसमें यहाँ पर पात्र और एक बेसिक थ्योरी के साथ इसको आगे एक तरफ बढ़ाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक उपन्यास, हिस्टोरिकल उपन्यास। चूंकि यहाँ पर इसलिए इसमें बातें आती हुई दिखाई देती है कि इसमें यहाँ पर जो हर्षकालीन समय है, जो हर्षकालीन समय है, जो उस समय की संस्कृति, कला, राजनीतिक स्थिति होगी, जो राजनीतिक जो उथल पुथल होगा, जो अराजकताएं थी, उसका बड़ा शानदार तरीके से इसमें यहाँ पर विवेचन कहीं ना कहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर इनके साथ में, ऐतिहासिक के साथ में कुछ काल्पनिक बातें भी आती हुई दिखाई देती हैं। जो बाण भट्ट नामक संस्कृत के कवि के जीवन, बाण भट्ट नामक संस्कृत कवि के जीवन और हर्षकालीन भारत की संस्कृति, कला और राजनीति पर आधारित है। चूंकि अगर अपन यहाँ पर देखें लंबे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, यदि अगर आपके पास क्वेश्चंस का नेचर जाता है तो फिर वहाँ पर ये है कि हाँ, हर्षकालीन जो भारत था, उस समय की संस्कृति, उस समय की कला, उस समय की राजनीति या राजनीतिक अस्थिरता आदि बातों को लेकर के इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया है। फिर यहाँ से हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियाँ, और साथ साथ में जो उस समय वहाँ पर जो भी कुछ अराजकता रही होगी उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन या डिस्क्रिप्शन किया है। फिर आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 में प्रकाशित, इट मीन्स यहाँ पर अपने को ये सन याद रखना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वाला पॉइंट क्या है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि प्रश्न यदि यहाँ से आगे पीछे से छूट जाए तो फिर अगला जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में ये बातें आती हुई दिखाई देती है। 1946 वाला टाइम पीरियड आत्मकथात्मक शैली के स्टाइल में यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन है उपन्यास। इस बात को थोड़ी सी अच्छी गांठ बांध करके चलें इसमें, क्योंकि ये दिक्कतें उस समय आएगी जैसे मान लो अभी अपन कॉम्बो पैक स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों का, जब सब सारा यहाँ पर आपके पास इकट्ठा जब इसमें चालू होता है तब उस समय यदि अगर हमें चीज़ें या कंटेंट अगर याद आता हुआ दिखाई दे तो वही आपकी मजबूती हुई होगी। अब यहाँ पर आगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला जिसका नाम है मिस कैथरीन, ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला जिसका नाम है मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, जो कहीं न कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक छद्म नाम, एक छुपा हुआ नाम है, व्योमकेश शास्त्री ने यह उपन्यास लिखा है ना। पर आगे जब अगर अपन इसमें चलते हैं, लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इस पूरे उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों को जितना शानदार तरीके से डिस्क्रिप्शन करके वर्णन करने का प्रयास किया है, उतना ही इन्होंने यहाँ पर काल्पनिक पात्रों को लेकर के भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन है इसमें, और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम ये कहें कि मिस कैथरीन वाला पॉइंट जो है इसमें आता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं है। पर ये कब बताते हैं, जब इनका उपन्यास का एंडिंग वाला पॉइंट चल रहा होता है तब। फिर अगर बाई चांस एक प्रश्न यहाँ से अगर छूटता है 1946 से, तो अगला अपने पास ऐसा लगता है कि प्रश्न यहाँ से आएगा। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। अब बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है उच्छ्वास, है ना,
इसको तो जैसे आप नॉर्मल सेंस में अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसको जो लेना छोड़ना जो आपके पास उच्छ्वास शब्द कहलाता है। क्योंकि यदि प्रॉपर तरीके से यदि अगर आपने इसकी संधि कर ली, मुझे लगता है कि आप संधि तो इसमें यहाँ पर कर पाएंगे। ये इस स्टाइल वाला आपके पास यहाँ पर शब्द है उत प्लस श्वास वाला, तो इसमें तो ऐसा ही समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली उस उच्छ्वास शब्द से मतलब है कहीं ना कहीं चैप्टर से, कहीं ना कहीं अध्याय से, पाठ से, लेसन से, है ना। तो अपने को चूंकि वहाँ पर ऐसा कोई मीनिंग पूछने से तो रहा, लेकिन अपने को वहाँ पर प्रश्न अगर आ जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के द्वारा कितने, या बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने कितने उच्छ्वासों में विभक्त किया है, लिखा है, तो उसका उत्तर जाएगा अपने पास यहाँ पर कि 20 उच्छ्वास में लिखा है, 20 अध्यायों में लिखा है। ऐसा एक प्रश्न के लिए कहीं ना कहीं अपने को इसमें यहाँ पर तैयार रहना है। फिर यहाँ से चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अगला पॉइंट इसमें है उद्देश्य। हर्षकाल के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण करना। फिर इसके साथ साथ में एक पॉइंट यहाँ पर देखें कि कथा, यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, है ना, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, और जिनका नाम क्या है, तो आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। पर यहाँ पर ऐसा कहा जाता है इसमें कि यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में यदि पढ़ना हो और इनके इसमें जो है यहाँ पर नारी सम्मान की बात आती हुई दिखाई दे, तो पूरे उपन्यास के अंतर्गत बड़ा ही शानदार तरीके से यहाँ पर इन्होंने नारी को सलाम करते हुए, नारी को जो है वहाँ पर सलाम करते हुए हर एक पात्र को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ना। तो उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। अब यहाँ पर यह है कि बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, तो बेसिकली उनके पास जो बहुत नियर की जिन स्त्रियों की अगर अपन बात करें तो उसमें एक नाम निपुणिका, जिनका प्राकृत में नाम, और दूसरा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि उनका प्राकृत में नाम क्या है। जैसे अपन ने यहाँ पर लिया निपुणिका, है ना, इनका प्राकृत में नाम क्या जाता है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। और एक नाम है यहाँ पर भट्टिनी। ये दो जो है इसमें यहाँ पर, तो उन्होंने स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया है, ये जो है यहाँ पर है इसमें। फिर यहाँ से इसमें आगे चलें तो अगला वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझते हैं। यहाँ पर इट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा की सहायता से हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक स्त्री या नारी संबंधी क्या विचार होते हैं उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। न्यूनिया, है ना, जिसमें आप यहाँ पर अगर कहें कि प्राकृत वाला इनका जो नाम है वो न्यूनिया, जिसे हम यहाँ पर निपुणिका के नाम से जानते हैं। और बेसिकली क्या होता है पता है, जैसे ये वाला जो शब्द है, एक बार ये नेशनल लेवल के एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आया तो निपुणिका की जगह उन्होंने यहाँ पर ये शब्द लिख दिया, और वो शब्द उसमें क्या लिखा उन्होंने, तो उन्होंने तो वहाँ पर लिख दिया विपुणिका। अब चूंकि यहाँ पर विपुणिका की बजाय जो मेन यहाँ पर जो ऑथेंटिक वर्ड है वो क्या है, निपुणिका, और निपुणिका का भी प्राकृत वाला रूप है आपके पास न्यूनिया। अब कहीं कहीं ये वाला जो शब्द है न्यूनिया, ये जो वो दिखाई दे रहा है, ये उस वो को ऐसा बना दिया, और ऐसे बनने की वजह से कुछ किताबों में ये जो है आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से नाम आता हुआ दिखाता है निर्णिया, लेकिन ये जो वो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वास्तव में प्राकृत में वो न्यूनिया ही नाम है ना। तो यहाँ से इसमें आगे चलें तो न्यूनिया निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल, देखो क्या बढ़िया बात हुई है इसमें, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचार देखिए आप, जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें भी एक देवी शक्ति भी होती है, उनमें भी एक देवी शक्ति होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता, है ना। तो ये कि यहाँ से ये बात है इसमें। फिर आगे, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। फिर यहाँ से आगे इसमें चलें, हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का टकराव, उसको भी इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है, को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था। बेसिकली इसी की सहायता से इन्होंने यहाँ पर एक प्यारा शब्द
जिसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, वो प्यारा शब्द यहाँ पर क्या है, समन्वय। एक प्यारा शब्द यहाँ पर क्या है कि एक तरफ आपके पास यहाँ पर ब्राह्मण और दूसरी तरफ अगर अपन इसमें देखें तो नाम आया इसमें यहाँ पर बौद्ध। अब इनको जो है उन्होंने कहा कि समन्वय का हिमायती था। इट मीन्स आप उस समय से लेकर के अगर आज तक इसमें देखो तो इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं इसमें आती हुई दिखाई देती है। फिर आगे चले यहाँ से हाँ, ये पॉइंट भी याद रखना कि जिस मतलब एक उपन्यास का पॉइंट ये था कि हर्षकालीन जो राजनीतिक स्थिति है, कला है, संस्कृति है, राजनीतिक अराजकता है, उसको बाहर लाना। दूसरा पॉइंट आपके पास उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। जैसे एक बार यही इसमें यहाँ पर चर्चा होती है कि वराह मूर्ति जो हैं और भट्टिनी जब कहीं पार कर रहे थे, नदी पार कर रहे होते हैं और उसमें जब डूबने की बारी आती है तो मानव धर्म को निभाते हुए यहाँ पर भट्टिनी को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ बातें अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर मानव धर्म को आप भूल नहीं सकते। तो एक उद्देश्य तो आपके पास वो निकल करके आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने इस बात को भी अच्छे से हाईलाइट किया है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्टों को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह मानव धर्म का ध्यान रखते हुए भट्टिनी को बचाते हैं। ये पॉइंट इसमें। फिर एक जनरल फैक्ट है, बाई चांस अगर आ जाए कि रमेश कुंतल मेघ एक नाम है, ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बना करके उपन्यास के कथानक को कहीं न कहीं 5 भागों में बांटने का इन्होंने यहाँ पर प्रयास किया। तो मेरा ये है कि बाई चांस, पर हालांकि ये रमेश कुंतल मेघ की बात बहुत गौण हो जाती है जब आप इस पूरे पाठ के पात्रों और आदि को देखोगे तो, है ना। चलते हैं यहाँ से आगे। इसमें अब अपना पहला थोड़ा सा इसमें फोकस इस बात को लेकर के हो, क्योंकि एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से ये बातें मायने रखती है। जैसे यहाँ पर आया कि इसमें अपने को जो पात्र आए हैं, ठीक है, प्रधान गुण सब अपनी जगह हैं, लेकिन वहाँ पर जब कोई प्रश्न आ जाता है तो सब गुण भी प्रधान बन ही जाता है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये नाम आया कि अगर आप इसको 3 से 4 बार अगर दोहरा लो, थोड़ा सा एक रेलेवेंट में बनाने का प्रयास किया, आपको याद हो जाएगा। इसमें ट्रिक क्या है, ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों को याद करने का एक तरीका क्या है, बाणभट्टिनी के निपुण देव, एक नाम आ गया बाणभट्ट, दूसरा आ गया आपके पास यहाँ पर भट्टिनी, तीसरा आ गया आपके पास निपुणिका, चौथा आपके पास आ गया देवदत्त। तो बाणभट्टिनी के निपुण देव, बाण और भट्टिनी के निपुण देव अघोर लोरिक सुगत महामाया से सुचरित राजकाज करते हैं। मतलब राजकाज करना मतलब अच्छा करना, कैसा, सुचरित वाला, अच्छे चरित्र वाला। इसलिए यहाँ पर बकायदा जब यहाँ पर जैसे प्रेम की बात इसमें होती है पूरे उपन्यास में, तो एक शारीरिक प्रेम होता है और एक जो है वहाँ पर एक जो नारी के प्रति जो प्रेम होता है। तो पूरी इसमें यहाँ पर उपन्यास में बाणभट्ट को बेसिकली एक नारी को सम्मान की दृष्टि से देखने वाले लोगों में उनको वहाँ पर शामिल किया गया है ना। तो बाणभट्टिनी के निपुण देव अघोर लोरिक सुगत महामाया से, अघोत लोरिक सुगत महामाया से सुचरित राजकाज करते हैं। अब देखो भाई, राजा महाराजाओं का तो टाइटल है, अगर राजा महाराजाओं का ये टाइटल है तो फिर अपना धर्म भी तो यहाँ पर बनेगा इसमें कि बाणभट्टिनी के निपुण देव सुचरित राजकाज करते हैं। पहले या तो ऐसा ले और फिर अघोर लोरिक सुगत महामाया से, अघोत लोरिक सुचरित सुगत महामाया से। तो ऐसा 3-4 बार जरा इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना, तो इसमें आने वाले सारे नाम आपकी जेब में आ जाएंगे। कैसे देखें, जैसे यहाँ पर बाण से मतलब है बाणभट्ट, भट्टिनी से मतलब है यहाँ पर भट्टिनी, निपुण से मतलब है निपुणिका, देव से मतलब है देवपुत्र, अघोर से मतलब है अघोर भैरव, लोरिक से मतलब है लोरिक देव, सुगत से मतलब है सुगत भद्र। फिर आगे चलें, इसमें महामाया से मतलब है महामाया, सुचरित से मतलब है सुचरिता, राज से मतलब है राजश्री, काज से मतलब है कृष्णवर्धन। देखो कभी कभी क्या लाइन थोड़ी सी बनानी इसमें यहाँ पर बनाई है ताकि आपको इसमें इजी गोइंग टास्क में याद हो जाए। तो इसलिए काज मतलब यहाँ जो आया है काज कृष्णवर्धन, और अब उसमें आगे एक्सप्लेन में हमने लिख दिया याद करने के हिसाब से
कि राज कार्य से जोड़ सकते हैं, काज कृष्णवर्धन, है ना। फिर यहाँ पर जैसे ये 3 देखोगे, हर्ष वर्मा तुवर, ये इसमें यहाँ पर नहीं सेंटेंस में बन पाए। हर्ष मतलब हर्षवर्धन, वर्मा मतलब विग्रह वर्मा और तुवर मतलब तुवर मिलिंद। तो आप इसको 3, 4, 5 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि पहला प्रश्न तो आपका 100% यहाँ से इसकी संभावनाएं बनती है। देखते हैं अब यहाँ पर कुछ एक के बारे में। पहला नाम है आपके पास बाणभट्ट, वास्तविक नाम है इनका दक्ष, वास्तविक नाम है दक्ष भट्ट, ठीक है। प्रधान पात्र हैं ये, नायक तथा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक जो कि संस्कृत के कवि हैं, ठीक है। फिर आगे उसका चरित्र, इट मीन्स यहाँ पर बाणभट्ट के चरित्र को बड़ा साहसी, बड़ा ही विवेकशील, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही विवेकशील, भावुक और संघर्षशील बताया गया है। हर्षवर्धन का राज पंडित, है ना, क्योंकि राजा महाराजाओं की बात करें तो वहाँ पर हर्ष, है ना, हर्षवर्धन का राज पंडित नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट, मृदुभाषी है और नारी का सम्मान करता था, और नारी का सम्मान करता था। अब बेसिकली जैसे प्रश्न इस प्रकार का अगर वो ले ले तुम्हारे से यहाँ पर कि बाणभट्ट की आत्मकथा में, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट की चारित्रिक विशेषताएं में निम्न में से क्या नहीं है, तब वहाँ पर ये क्या हैं। तब ऐसी स्थिति के लिए 1-2 बार जब अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये याद होता हुआ दिखाई देगा। फिर अगला नाम इसमें भट्टिनी, प्रमुख नारी पात्र, बाणभट्ट की पत्नी जो एक राजकुमारी राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है, इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। और जब यहाँ पर भट्टिनी और निपुणिका की भी बातें होती है तो कहा जाता है कि भट्टिनी को एक असाधारण नायिका के रूप में यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है और निपुणिका को एक साधारण, इनको असाधारण और उसको जो है वहाँ पर एक साधारण उसमें नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है ना। फिर आगे निपुणिका एक अस्पृश्य जाति निम्न श्रेणी की विधवा है। अब अस्पृश्य जाति बेसिकली यहाँ पर एक शब्द इन्होंने लिया है उपन्यास में, और वो शब्द क्या लिया है, तो वो शब्द लिया है नापित। अब मुझे लगता है कि यदि आप तत्सम तब्धों के खिलाड़ी हैं तो आप ये शब्द जानते हैं कि नापित शब्द का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है। तो यहाँ पर ये इससे जो है इसका मीनिंग है नाई से, है ना। अस्पृश्य जाति इट मीन्स यहाँ पर नापित नाई से जो है लिया है। एक अस्पृश्य जाति निम्न श्रेणी की विधवा है जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, तो आंसर आता है कांदविक वैश्य के साथ होता है, लेकिन विधवा हो जाती है। फिर यहाँ से आगे यह एक कुशल अभिनेत्री नाटक मंडली की पात्र भी है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है, जो बाणभट्ट से प्रेम भी करती है। लेकिन यहाँ पर अगेन बता दें कि पूरे उपन्यास में यहाँ पर शारीरिक प्रेम की बातें कहीं नहीं आती हुई दिखाई देती है। और फिर आगे की बाद में ये पान की दुकान भी चलाती है। ऐसा जो है इसमें जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा में पान की दुकान का चलाने का इसमें किस पात्र को दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, तो वहाँ पर जैसे मान लो नाम आ गया सुचरिता, एक आ गया भट्टिनी, एक नाम आ गया निपुणिका और एक आध और नाम आ जाए तो फिर याद रखना पड़ सकता है कि निपुणिका से रिलेटेड बात है। आगे गौण पात्रों में अगर देखें तो देवपुत्र तुवर मिलिंद की एक रूपवती कन्या है जिसका अपहरण हो जाता है और ये बाणभट्ट से प्रेम करती हैं। फिर आगे अगर देखें अघोर भैरव एक वाम मार्गी साधक है ना, क्योंकि उपन्यास थोड़ा बड़ा है, नाम भी फिर उन्होंने उसी प्रकार से उसमें लिए हैं। चूँकि आदमी हिंदी का भी ज्ञानी, अंग्रेजी का भी ज्ञानी, बांग्ला का भी ज्ञानी और इनसे कई गुना ज़्यादा जो है वो संस्कृत का विद्वान, तो इसलिए कहते हैं कि पूरे उपन्यास में तत्सम शब्दों को तो इतना धुआंधार तरीके से प्रस्तुत किया है कि यदि आदमी अगर हल्का फुल्का हिंदी जानने वाला हो और संस्कृत की बातें अगर संस्कृत की कुछ शब्दों के ऊपर पकड़ ना हो तो ऐसी शब्दावली को या ऐसे टाइटल्स को लेना ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, है ना। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी, लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी। फिर यहाँ से सुगत भद्र बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य, महामाया गृहवर्मा की रानी। और बेसिकली ये है कि पूरे पाठ में इसे यहाँ पर एक दबंग महिला के रूप में, एक विधवा वाली महिला के रूप में कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया है महामाया को, है ना। सुचरिता उपकथा की नायिका। अतिरिक्त पात्र में राजश्री, कृष्णवर्धन, हर्षवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद, राजश्री आदि के नाम कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देते हैं। इन सबको एक लाइन के अंदर दबोचने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रमुख कथन,
देखो बेसिकली क्या है कि इस उपन्यास के अंदर ये थोड़ा सा बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटलों में टाइटल जाता है। कथनमाला कि किसने क्या कहा यहाँ आ जाती है, तो अब जरा सा छोटा मोटा उपन्यास नहीं है, फिर भी एक पॉपुलर वाले कोटेशन जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं हाईलाइट हुए हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। ये कहने वाला विद्वान है यहाँ पर कौन? तो आंसर आता है कि बाणभट्ट के मुख से ये कथन निकलवाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। अगला, चिंता में निमग्न मनुष्य, क्या बढ़िया बात कही है, थोड़ा सा सोचना विचारना। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। भाई चिंता भी उतनी ही करनी चाहिए जिसको हम संभाल पाएं, लेकिन ये है कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें अंधा कर दे और चिता के रूप में ही कन्वर्ट कर दे तो ऐसी चिंता करने से कोई सेंस नहीं रह जाता है। तो ये चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, भी बाणभट्ट कथन है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, क्या प्यारी बात कही है। हर जगह जहाँ भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली यही है कि बौद्धिक वर्ग जो है वो हमेशा चुपचाप रहता है, मौन रहता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, बाणभट्ट। फिर आगे, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। तुम्हें जिस रूप में मोहित कर दिया है उसी की पूजा कर। ये कि यहाँ पर बाबा नामक पात्र भी आते हैं, वो उनका कोटेशन है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते। देखिए सन 1946 के आसपास की बातें हैं, है ना। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। यह भी कथन किसका है? तो आंसर है यहाँ पर बाबा का। फिर आगे, ये बड़ा शानदार है और कई बार कई सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। स्त्री प्रकृति है, क्या सेंटेंस है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है। मतलब देखो क्या बढ़िया बात कही। मतलब यहाँ पर ये कि स्त्री सफल कब है, तो उन्होंने कहा कि यदि उसने पुरुष को बांध लिया तो वो सफल है। लेकिन आगे लाइन देखो, हो सकता है कि बहुत सारे स्त्री नारी महिलाएं जो है इसको इतनी आधी अधूरी लाइन पढ़ करके खुश हो जाए, लेकिन आगे यहाँ पर पढ़िए कि वापस इन्होंने क्या कहा। किंतु इनका जीवन सार्थक तभी है जब पुरुष की मुक्ति में है। मतलब अगर यह है कि पुरुष अगर मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, तो उसमें वहाँ पर इनका जीवन जो है वो सार्थक है। तो कहीं ना कहीं इससे यही समझ में आता हुआ दिखाई देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बांधने का जो प्रयास किया जाता है उतना भी बांधने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ पर किसने कहा? महामाया बाणभट्ट से कहती है। और चूंकि महामाया का धुआंधार विद्रोह वाला जो है इसमें यहाँ पर इनका रूप बताया है, तो महामाया बाणभट्ट से कहती है कि पुरुष को बांधना एक सफल स्त्री, लेकिन यदि पुरुष को अगर वो मुक्त करती है तो जो है वहाँ पर ये सार्थक मानी जाएगी। ये बात इसमें यहाँ पर अघोर भैरव साहब की बात कितनी प्यारी है। डरना किसी से भी नहीं, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। यदि तुम अपने लेवल पर सब सारी बातों को बिल्कुल एक ऑथेंटिक रूप में लेकर के चलते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर गुरु हो या फिर मंत्र हो या लोक हो या वेद हो, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अघोर भैरव साहब के एक कथन के रूप में यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है। फिर लास्ट के एक दो सेंटेंस, धर्म की रक्षा। देखो इनका जो चरित्र है थोड़ा सा वो धुआंधार वाला बताया है ना। तो यहाँ पर ये अनुनय विनय की बात ही नहीं है, यहाँ तो ये है कि सीधे, क्योंकि देखो 1946 के आसपास की जब अगर बात होगी, 1947 पास आने वाला है और ये तब प्रकाशित होता है, तो उससे पहले की ही कुछ 2-4 साल की बातें होगी जब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब अपनी उसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है, यह कहा महामाया ने। मृत्यु का भय उसे ही है, मृत्यु का भय माया है। और ये किसने कहा? तो यह आंसर है यहाँ पर महामाया ने, क्योंकि पूरे उपन्यास में इनको यहाँ पर थोड़ा सा दबंग वाली लेडी के रूप में बताने का प्रयास किया है। अब ये बात भी यहाँ पर बाणभट्ट के मुख से इन्होंने कहलवाई है
स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं, स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दंश मांस भी नहीं बता सकते। जरा सा बिल्कुल यहाँ पर एक कांटा चुभने के बराबर भी नहीं बता सकते, इतने जो है यहाँ पर दुख इनके गंभीर होते हैं। ये यहाँ पर बाणभट्ट ने, पर ये विचार किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के। ये बातें तो सब अपनी जगह हैं, बाणभट्ट, महामाया और ये सब, है ना। तो ये इसमें यहाँ पर फिर आगे देखें, इसमें एक दौर, दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता का भी यहाँ पर नाम है। दुनिया केवल प्रस्तर, आप प्रस्तर जानते हो? देखो मैंने कहा ना कि इसमें यहाँ पर इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का इतना ज़बरदस्त यूज़ किया है कि नॉर्मल व्यक्ति तो जो है वो उसको हवाई न लगे उसकी सीपीयू खोखे को, है ना। प्रस्तर शब्द यहाँ पर क्या है? तो प्रस्तर पत्थर का तत्सम है। प्रतिमाओं पर जान देती है। चारुस्मिता, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ये कोटेशन भी किसका है? तो बाणभट्ट का। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित जो मुख्य पात्र हैं, उनके जो मुख्य कोटेशन है, इनका जो उद्देश्य, जिससे अपनी एक बेसिक थीम होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर बताएं। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ, ताकि कहीं ना कहीं उसमें हम वहाँ पर शामिल हो पाएँ। पहला प्रश्न है आपके पास कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हमारा फोकस यहाँ पर सन पर रहता है, बहुत ज़्यादा तारीख पर नहीं, क्योंकि कभी अगर मान लो आपको प्रश्न भी आया और 3-4 को यदि कूट में भी जमाने को कह दें कि यहाँ पर अगर जैसे ये बाण जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इनके साथ 2-3 और लोगों के नाम कह दें और कह दें कि इनके जन्म के काल क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिए, ऐसा अगर एक आध प्रश्न देखने को मिल जाए तो चौंकना नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बहुत फेमस बड़े बड़े जो राइटर हैं उनके 2-4 के जन्म वर्ष याद रखना अपना धर्म बनता है। 1907, 1910, 1905 या 1911 क्या होगा? बिल्कुल इसमें यहाँ पर जो उत्तर है अंतिम का उत्तर, इसमें यहाँ पर सुभाष का उत्तर बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही है। इसका आंसर जाएगा क्या? बिल्कुल प्रफुल्ल का उत्तर इसमें सही है। 19 अगस्त 1907 है ना, इसका उत्तर जो है वो अपने पास क्या है? तो 19 अगस्त 1907 को इनका जन्म होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कौन सा है? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी बलिया और डी लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें यहाँ पर वाराणसी नहीं है, इलाहाबाद नहीं है ना, और न लखनऊ है। इसका आंसर क्या जाएगा इसमें? यहाँ पर बलिया। बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है वो सबका यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रश्न है, याद रखना चाहिए। यदि एग्जामिनर अंदर नहीं गया तो क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? है ना, पूरा नाम लिखा हुआ आएगा, क्योंकि नहीं तो वहाँ तो महावीर प्रसाद द्विवेदी समझ लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? ए हजारी नाथ द्विवेदी, वैद्यनाथ द्विवेदी, रामनाथ द्विवेदी या विष्णुनाथ द्विवेदी। तो उसमें वहाँ पर अपन देखते हैं तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है वैद्यनाथ द्विवेदी के रूप में आप कहीं ना कहीं इनको जानते हैं। तो इसका उत्तर जाएगा ये है इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार, क्योंकि देखिए जब अगर हम यहाँ पर पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण, पद्मश्री, जब आदि प्रकार के पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये अच्छे बड़े लेवल के पुरस्कार हैं। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ए 1960, बी 1957, सी 1973 और डी 1950। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास 1957। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास क्या है? इसमें 1957 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार के क्वालिटी वाले प्रश्न आते हैं और इसमें कि कोई बहुत ज़्यादा भी आपके पास वो नहीं होता, फैक्ट कहीं ना कहीं आपको याद तो इसमें रहता ही है। पुनर्नवा नो, गुड्स नो, कल्पलता नो। किस बात के लिए था? आलोक पर्व, जो एक निबंध संकलन या संग्रह के रूप में हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इसका उत्तर इसमें यहाँ पर क्या गया? वो है बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचक रचना है, मतलब आलोचनात्मक रचना है? ए सूर साहित्य, बी चंद्रकांता, सी मैलांचल, डी तमस। अब कभी कभी क्या होता है, हम 100% ही मानते हैं कि ये तुमको याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रकांता का पता लगा ले, मैला आंचल का पता लगा लेते, तमस का पता लगा लेते, तो भी ऑप्शन एलिमिनेट पद्धति के आधार पर आप यहाँ पर सूर साहित्य वाला आंसर दे सकते थे, क्योंकि बाकी रचनाएं तो कहीं ना कहीं इनमें यहाँ पर नाम आता हुआ नहीं दिखा था, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ये है आपके पास ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर है इसमें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण कितने खंडों में लिखा है? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। और बेसिकली यही था कि हस्तलिखित पांडुलिपि में था, लेकिन कहीं ना कहीं गायब होता हुआ दिखाता है, फिर इसमें से किसी एक खंड को इनके लड़के के द्वारा प्रकाशित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर अपने पास क्या है, ये प्रश्न एक आध बार नेशनल लेवल के एग्जाम में यहाँ पर आया हुआ है कि हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण कितने खंडों में इन्होंने लिखा था। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाता है, 4। ठीक है, चले यहाँ से अगला पॉइंट है इसमें, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की रचना है? देखो, जो छोटे मोटे जो सतही वाले लोग होते हैं ना, उन सतही वाले लोगों के लिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर यही होगा कि लगा, जल्दी कर, निपट और फिर अगली अपॉर्चुनिटी का और रास्ता देखना। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है और न ही यात्रा वृत्तांत हैं। क्या आंसर जाएगा इसमें? तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर सी, बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टैगोर पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष मिला था? ए 1957, बी 1966, सी 1973 और डी 1980। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास क्या है यहाँ पर, 1966 है ना। आंसर जाएगा इसमें 1966, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपनी बात को अगर लिखता है तो उस दौरान भाषा को लेकर के बड़ा रोल उसमें वहाँ पर होता है। द्विवेदी जी की भाषा किस शैली की थी? क्या ये अवधी थी, क्या ये ब्रज भाषा, या खड़ी बोली? और खड़ी बोली का भी बिल्कुल परिमार्जित और शुद्ध से शुद्ध रूप वाला, और डी इसमें यहाँ पर बुंदेली। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसकी रचनाओं में जिस का बोलबाला दिखाई देता है तो वो है यहाँ पर परिमार्जित खड़ी बोली। तो आंसर जाएगा इसमें यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 11, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस वर्ष काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष बने? ए 47-48, बी 52-53, सी 66-61 और डी 70-71। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या है, 52-53। जब एजुकेशन में याद किया हो तो जिस समय मुदालिर कमीशन आया था उसी समय यहाँ पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। फिर अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में कुल कितने खंड हैं? अच्छा प्रश्न है, जिसमें इनकी सारी रचनाओं को उसमें वहाँ पर खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, 5, 7, 9 या 11। इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, इसमें यहाँ पर अपने पास आंसर क्या है? तो इसका उत्तर कहीं ना कहीं अपन यहाँ पर 11 पाते हैं, है ना। फिर चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बाण भट्ट की आत्मकथा किस लेखक द्वारा रचित है? अब ये प्रश्न तो आता है तो बनने का बिल्कुल उसमें वहाँ पर होना ही चाहिए, ऐसे प्रश्नों में समय बचा लें। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या रामधारी सिंह दिनकर। आज प्रश्न सरल लगेगा, लेकिन अभी कॉम्बो पैक जब चालू होगा, है ना, तब उसमें फिर वहाँ पर समझ में आएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा को वास्तव में लिखने वाले विद्वान कौन है, वैद्यनाथ द्विवेदी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये फिर दोनों, है ना। बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहाँ पर इसका उत्तर जाएगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, बाण भट्ट की आत्मकथा किस वर्ष प्रकाशित हुई है? कई सारी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अच्छे से आप इसको यहाँ पर याद रखें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में ये जाएगा। सन 1945 में, 1946 में, 1950 में और 1952 में। बिल्कुल सही जवाब।
स्वतंत्रता के 1 साल पहले। क्या है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है अपने पास 1946। फिर आगे, यह उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथानक में, बिल्कुल सही। यथार्थवादी, ऐतिहासिक, हाँ, हर्षकाल के समय को उठा करके लिख डाला है। आत्मकथानक एवं ऐतिहासिक दोनों, तो आंसर आता है कि हाँ। इसलिए उत्तर देने में आखिरी तक पढ़ना आपका धर्म बनता है। बहुत इतनी भी जल्दी ना हो कि हम यहाँ पर आधा अधूरा पढ़ करके इसका लगाने का प्रयास किए, है ना। तो इसका उत्तर यहाँ पर जाएगा आत्मकथानक एवं ऐतिहासिक दोनों ही स्टाइल। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16, उपन्यास में मिस कैथरीन कौन थी? एक वास्तविक इतिहासकार, एक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता, एक काल्पनिक पात्र और एक बाण भट्ट की सहायिका। तो जब अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो जब शुरुआत जब होती है तब तो उसमें लगने लगता है कि नहीं यार, वास्तव में ये जो व्योमकेश नाम से इन्होंने अपनी यहाँ पर बात और इसी की बातों को बताने का प्रयास किया है, लेकिन जब उपन्यास खत्म होता है तब अंततः ये बता देते हैं कि ये तो एक काल्पनिक पात्र के रूप में यहाँ पर मिस कैथरीन को बाण भट्ट की आत्मकथा के अंदर समाहित किया हुआ था। इसलिए इसका उत्तर सी जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बाण भट्ट की आत्मकथा कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप अच्छे से याद रखें। 15, 18, 20 या 22, 15, 18, 20, 22। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है आपके पास उच्छ्वास। इट मीन्स कितने चैप्टर, अध्याय, लेसन, पाठ। तो आंसर यहां पर गया क्या? इसमें 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उपन्यास में किस शासक के काल का, इट मीन्स यहां पर बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में किस शासक के काल का वर्णन किया गया है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन और डी अशोक। तो अपन ने बिल्कुल यहाँ पर रौनक आदि लोगों का इसमें उत्तर जो है वो आईसी आदि का जो है इसमें रक्षा सभी का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक नहीं। उत्तर इसमें यहाँ पर क्या है? हर्षवर्धन के समय का इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन किया है ना। क्वेश्चन नंबर 19, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक अपने पास यहाँ पर ये याद रखना है और एक आगे जो मैंने मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है वो बातें याद रखना है। बाण भट्ट की जीवनी प्रस्तुत करना ऐसा कुछ नहीं था। हर्षकालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति, अस्थिरता आदि बातों को इसमें यहाँ पर उजागर करना था या फिर नारी चेतना को उभारना था और केवल मनोरंजन प्रदान करना था। तो इसमें यहाँ पर सबसे जो पावरफुल पॉइंट है वो ये है कि हर्षकालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति को उभारना, इनका या स्थिति को दर्शाना इसमें यहाँ पर उद्देश्य था। और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, एक इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये भी है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? चूंकि अगर हम यहाँ पर ये कहें कि इनके समय का राजा कौन था तो उसी में वहाँ पर महापंडित के रूप में कहीं ना कहीं ये रहे होंगे दरबारी कवि के रूप में, है ना। जो उत्तर है इसमें यहाँ पर समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या पुष्यमित्र शुंग या फिर इसमें आंसर है हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर क्या है इसमें यहाँ पर? हर्षवर्धन। चलते हैं 21 की तरफ। उपन्यास में नारी चेतना, उपन्यास में नारी चेतना के प्रतीक के रूप में किस पात्र का उल्लेख हुआ है? उपन्यास में नारी चेतना के प्रतीक के रूप में किस पात्र का उल्लेख हुआ है? ए निपुणिका न्यूनिया, बी भट्टिनी, सी कैथरीन और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न को अगेन ध्यान से पढ़ करके उत्तर लगाना है तो फाइल निपट जाएगी, क्योंकि कभी कभी लगा रहे निपुणिका बहुत फेमस नाम है और अच्छे से याद है यहाँ पर, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि नीचे वाला नाम भी कोई कमजोर नहीं है, भट्टिनी। और यहाँ पर जिनसे ये स्टार्ट करते हैं वास्तव में और आखिरी में इनको यहाँ पर कैथरीन को जो है वो काल्पनिक बता देते हैं, ये बात भी इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से आती हुई दिखाई देती है ना। तो इसमें अपने को यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पर एक और मेरा जो है वो जजमेंट सुन ले। जब आपको किसी प्रश्न के अंदर दो चीज़ें आती हैं, तीसरी में आपकी स्थिति डावाडोल हो रही है, तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को चुनाव आप कर लीजिए। आपके गलत होने की संभावना है उसमें वहाँ पर 5% रहेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या है? डी।
22 उपन्यास में हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? बिल्कुल विष्णु आदि लोग इसमें यहाँ पर उत्तर सही हैं। इसका उत्तर जाएगा वो क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में इंटरप्रेट किया गया है। तो आंसर है यहाँ पर ए। ठीक है, फिर चलें क्वेश्चन 23। उपन्यास में हर्षकालीन भारत की किस समस्या को विशेष रूप से दर्शाया गया है? ए राजनीतिक अस्थिरता, बी धार्मिक टकराव, सी स्त्री अधिकारों की स्थिति और डी उपरोक्त सभी। अगेन मैंने कहा है ना, राजनीतिक अस्थिरता पहला पॉइंट पकड़ करके मोहित मत हो जाना उत्तर। धार्मिक टकराव को भी यहाँ पर समन्वय किया है इन्होंने, धर्म को भी जो है इन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया था। स्त्री अधिकारों की स्थिति को लेकर भी बड़ी तबीयत से वहाँ पर चर्चा है और सबको मान सम्मान से जीने का हक है, इस प्रकार की बातें होती भी दिखाई देती है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर जाएगा यहाँ पर वो है इसमें डी उपरोक्त सभी। 24 उपन्यास में बाणभट्ट किसको बचाने का निर्णय लेते हैं? जब एक समय नदी पार कर रहे होते हैं वराह मूर्ति। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें अगर आपके पास यहाँ पर देखोगे तो वराह मूर्ति भट्टिनी, जल्दी से वराह मूर्ति भट्टिनी, निपुणिका या फिर राजा हर्षवर्धन। तो ये दो बातें तो यूं ही इसमें कट जाती है ना। ऐसी स्थिति में इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? उन्होंने यहाँ पर मानव धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना है, तो इसलिए मूर्ति को बचाने के बजाय भट्टिनी को बचाने का प्रयास उसमें वहाँ पर करते हैं। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का एक मुख्य संदेश तो उद्देश्य तो वो है, लेकिन इसमें यहाँ पर मुख्य संदेश और क्या देना था? ए राजा का धर्म सर्वोच्च होता है, ब्राह्मण का समाज में विशेष स्थान है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, राजनीति ही समाज का आधार है। अब जब अगर अपन देखें टाइटल की समझदारी नहीं होगी तो सब कुछ सही है ना। तो यहाँ पर राजा का धर्म से कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मण से कोई इसमें यहाँ पर अभी नहीं है। यहाँ पर जो इसका सबसे सटीक और पावरफुल उत्तर जाता है वो है मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ये एक संदेश देने का भी प्रयास इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। रमेश कुंतल मेघ ने उपन्यास के कथानक को कितने भागों में विभाजित किया है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पंचम चरण। ए 3, 5, 7 और 10। बिल्कुल इसका जवाब है यहाँ पर क्या? इफेक्ट रूप में हम अपने पास इसमें याद रखने का प्रयास करें कि इसका उत्तर जाएगा ये है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 27। बाणभट्ट स्त्रियों के बारे में क्या सोचते थे? ए स्त्रियां कुलभ्रष्ट होती हैं, बी स्त्रियां शरीर देव मंदिर के समान, स्त्री शरीर देव मंदिर के समान पवित्र होता है, स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, स्त्रियां राजनीति में स्थान नहीं रखती, इस प्रकार की बातें नहीं है ना। एक बार तो ऐसा समय आ जाता है वहाँ पर कि निपुणिका को ही जो है और इनको ही बहुत ऊपर पायदान पर ले जाने की बात आती हुई दिखाई देती है और वहाँ खुद बाणभट्ट को उनके अंडर में काम करने की बारी आती है। तो इसलिए वहाँ पर नारी सम्मान तो ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। कुल भ्रष्ट होती है, इसके यहाँ पर जो आंसर है स्त्री शरीर देव मंदिर के समान पवित्र होता है, ये इसका यहाँ पर आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था? ए वत्सराज, बी दक्ष या दक्ष भट्ट, सी सोमदेव और डी हर्ष भट्ट। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है दक्ष भट्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 29। भट्टिनी कौन थी? ए बाणभट्ट की बहन, सी हर्षवर्धन की पत्नी, ध्यान से सुनना, हर्षवर्धन की पत्नी, सी बाणभट्ट की पत्नी और डी निपुणिका की सहेली। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है इसमें यहाँ पर? भैया एक जो है इसमें यहाँ पर हर्षवर्धन की पत्नी आंसर दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर उसकी पत्नी ना होकर के यहाँ पर बाणभट्ट की पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। तो उत्तर जाएगा इसमें क्या? आंसर है सी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 30। निपुणिका कौन थी? मतलब प्रश्न ऐसे चलेंगे, या तो ऐसा भी आ सकता है, पर प्रश्न ऐसा चलेगा यहाँ पर कि बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में निपुणिका कौन थी? ए बाणभट्ट की प्रेमिका, बी एक निम्न जाति की विधवा, बेसिकली जिसमें यहाँ पर उपन्यास को जब इस तरह से देखते हैं तो नापित या नाई जाति की बताया गया है, एक बौद्ध भिक्षुणी
और राजश्री की दासी, तो ये इसमें यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल उसका उत्तर क्या है कि एक निम्न जाति की विधवा जो है यहाँ पर, तो इसका उत्तर है इसमें बी, है ना। चले आगे। निपुणिका के पति का नाम क्या था? ए देवपुत्र, बी तुवर मिलिंद, सी कांदविक वैश्य और डी कृष्णवर्धन। इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर देवपुत्र नहीं, तुवर मिलिंद नहीं, है ना। निपुणिका का पति का नाम, तो आंसर है इसमें कांदविक वैश्य के रूप में इंटरप्रेट होता हुआ दिखाई देता है, तो आंसर है यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, देवपुत्र कौन थी? ए निपुणिका की सहेली, बी तुवर मिलिंद की पुत्री, सी हर्षवर्धन की बहन और डी बौद्ध भिक्षुणी। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है अपने पास यहां पर क्या? तुवर मिलिंद की पुत्री के रूप में देवपुत्र की जो है यहां पर चरितार्थ किया गया है, तो आंसर इसमें जाएगा ये है बी। नेक्स्ट पॉइंट 33, अघोर भैरव कौन था? बौद्ध भिक्षु, वाम मार्गी साधक, सी नालंदा का आचार्य और डी चरणाद्रि दुर्ग का राजा। तो यहां से इसको लेने का प्रयास करें, और इसमें है कि अघोर भैरव व वाम मार्गी साधक के रूप में इस पाठ की, इस उपन्यास के अंदर इन्होंने इनको बताने का प्रयास किया है। ये सब छोटे छोटे इनके पात्रों को लेकर के अच्छे वाले प्रश्न हैं। बाई चांस यदि उधर से सन और यहाँ से अगर छूटेगा तो अगले प्रश्न यहाँ मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। सुगत भद्र कौन था? ए ब्राह्मण पुरोहित, बी बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य, सी बाणभट्ट का गुरु और डी हर्षवर्धन का दरबारी। बिल्कुल सही जवाब, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है? ब्राह्मण पुरोहित नहीं, बाणभट्ट का गुरु नहीं, हर्षवर्धन का दरबारी नहीं। इसे यहाँ पर जिस रूप में चित्रित किया गया है, एक बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य के रूप में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, महामाया कौन थी? ए हर्षवर्धन की बहन, बी ग्रहवर्मा की रानी, सी चरणादि दुर्ग की रानी और डी बाणभट्ट की प्रेमिका। बाणभट्ट की प्रेमिका नहीं, चरण दुर्ग की रानी नहीं, हर्षवर्धन की बहन नहीं। इन्हें जिस रूप में इंटरप्रेट किया गया है वो क्या है? ग्रहवर्मा की रानी के रूप में जो है वो लिया गया है, तो आंसर इसमें यहाँ क्या जाएगा? आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट पॉइंट, बाणभट्ट की आत्मकथा में कौन सा स्थान? बेसिकली 3-4 स्थान है, और ये प्रश्न आगे भी कई सारी एग्जाम में इंटरप्रेट हुआ है, तो उसमें से यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है? जैसे ये स्थानेश्वर है, इसको कहीं कहीं यहाँ पर थानेश्वर के रूप में, थानेश्वर के भी रूप में इंटरप्रेट किया गया है। भद्रेश्वर दुर्ग, तक्षशिला और नालंदा, इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा स्थान है कि इस उपन्यास में इस नाम की चर्चा नहीं की गई? बिल्कुल, इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा है, लेकिन तक्षशिला की चर्चा बिल्कुल उसमें वहां पर नहीं है। प्रवीण आदि लोगों का उत्तर सही है, तो आंसर जाएगा यहां पर क्या? सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है, स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन माना जाता है, उनमें से एक देव शक्ति भी होती है। यह कथन किसका है? ए बाबा का, बी महामाया का, सी बाणभट्ट का और डी अघोर भैरव का। बिल्कुल, ये जो है आपके पास यहाँ पर किनका कोटेशन है? तो आंसर है इसमें यहाँ पर बाणभट्ट का, है ना, तो उत्तर जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, यह कथन किसका है? ए महामाया, बी बाणभट्ट, सी बाबा, डी सुचरिता। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है आपके पास बाणभट्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धिमान की नीति मौन होती है, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, यह कथन किसका है? ए बाबा का, बी बाणभट्ट का, सी महामाया का या डी अघोर भैरव का। तो अगेन अपन यहाँ पर कहेंगे कि ये कोटेशन भी किसका है? बाणभट्ट का कोटेशन है कि बुद्धिमान की नीति मौन होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही जवाब, ये उत्तर है यहाँ पर सेंटेंस कथन है बाबा का, तो आंसर इसमें जाएगा ए। फिर पॉइंट अपने पास, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद भूल नहीं जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो, यह विचार किसका है? यह भी इसी प्रकार का किसी महान व्यक्तित्व का ही होगा, तो महान व्यक्तित्व के रूप में जिसे डिफाइन किया गया है वो नाम क्या है इसमें? यहाँ पर बाबा, है ना। फिर अगला, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, यह कथन किसका है?
तो यहाँ पर बिल्कुल ये कथन की अगर अपन बात करेंगे इसमें, तो इसमें यहाँ पर नाम किसका आता है? अघोर भैरव साहब का इसमें नाम आता हुआ दिखाई देता है। धर्म की रक्षा, अब यहाँ पर विद्रोही तैयार वाले सेंटेंस, जिसको मैंने क्लू की सहायता से थोड़ा सा याद कराने का प्रयास किया था। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं हो सकती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है, यह कथन किसका है? माया, महामाया। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर है इसमें महामाया ने ये सेंटेंस कहा है ना। बिल्कुल सही जवाब 43 का है, वो है सी। चले नेक्स्ट पॉइंट। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान, मैं स्त्री शरीर को, ये शुरुआती वाली बातें हैं, तो बेसिकली इसमें यहाँ पर बाणभट्ट का रोल ज़्यादा है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, यह कथन किसका है? बाणभट्ट, महामाया या बाबा या सुचरिता? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर बाणभट्ट। ठीक है, तो ये आपके पास बाणभट्ट की आत्मकथा और बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास से संबंधित बातें। अब उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों की जो है वो यहाँ पर अच्छे से पकड़ रही होगी, या आप इसमें एक बार और थोड़ा सा करके अपन चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं इसमें, और हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छे पायदान पर बैठे हैं। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब बेसिकली आपको इस पर आधारित शानदार वाले, क्वालिटी वाले, एक से बढ़ करके एक जो है वो प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, और इसका इंतज़ार आप खत्म। बाकायदा अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाले प्रश्नों का अभ्यास करके हम वहाँ पर अपने आप को टेस्टिंग कर लेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो कल से ये टाइटल आपके लिए इसमें यहाँ पर शुरू। तो यहाँ से अभी अपनी बात को यहीं विराम देते हुए फिर नेक्स्ट बात के लिए अपन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।